Good morning, dear students. So, as we have been discussing theme third, kinship casting class. So far, we have discussed different topics of this chapter. Today, we will discuss the topic which is beyond word resources and status. यानी जो रिसोर्सेज हैं, स्टेटस हैं, उनके ऊपर बर्थ और उसके बाद में जो है क्या क्लेम रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए, if we recall the economic relation discussed in chapter 2, you will realize that slaves, landless, agricultural laborers, hunters, fisherfolk, pastoralists, peasants, village herdmen, craft person, merchant and king emerge as social actors in different parts of the society. देखिए, चैप्टर सेकंड में हमने जो है पढ़ा है. चैप्टर सेकंड हमारा है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स एंड अर्ली इकोनॉमी के बारे में हमने बात की है. वहाँ पे सोसाइटी और पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में बात की है. कि मेन चीज़ क्या है यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं कि ये जो किंग्स हैं, मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, ये कैसे इम्पोर्टेंट जो है सोशल फैक्टर के रूप में निकल के आते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो उसके बारे में हम बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी. यानी जेंडर है यानी मेल फीमेल का क्या कोई डिवीजन था क्या सोसाइटी में, या सभी को जो है इक्वल राइट्स थे प्रॉपर्टी के ऊपर. What we are going to speak this particular topic was that is there any kind of discrimination on the basis of gender or everyone has the equal right on the property of his or her father. यानी जो है उसकी अपनी पैटर्नल फादर जो है या पैटर्नल जो हाउस होल्ड जो फादर है उनकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या सभी का इक्वल. जैसे हमने वहाँ बात की that son has the right और son has the claim to the resources of father. फादर है उसके रिसोर्सेज को क्लेम करने का राइट किसके पास था, सिर्फ और सिर्फ सन के पास था. वही चीज़ हम आगे डिस्कस करते हैं. कंसीडर फर्स्ट क्रिटिकल एपिसोड इन द महाभारत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी बिटवीन द कौरव एंड द पांडव. देखिए, जो जेंडर प्रॉपर्टी टॉपिक है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल एपिसोड है महाभारत का जिसके अंदर एक लंबी जो बैटल है कौरव और पांडवों के बीच की चल रही होती है. कौरव और पांडवों के बीच में काफ़ी लंबी जो है बैटल चल रही होती है. दुर्योधन invited Yudhishthir to a game of dice. The latter, who was received by his rival, stake his gold, elephant, chariot, slave, army, treasury, kingdom, the property of his subject, his brothers, and finally himself and lost all. Then he stayed there, common wife Draupadi, and lost her too. देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे. सिंपल से वर्ड में आप लोगों ने काफ़ी बार कहानी सुनी होगी कि महाभारत जो है उसके अंदर कौरव और पांडव जो है दोनों के बीच में काफ़ी लंबी जो है राइवलरी चल रही होती है. बहुत लंबी जो बैटल इनके बीच में चल रही होती है. हम देखें तो बचपन से ही जो दुर्योधन है द लीडिंग प्रिंस ऑफ द कौरव, जो कौरवों का जो लीडिंग लीडर होता है, सबसे बड़ा ब्रदर होता है दुर्योधन, वो हमेशा से नाम पसंद करता है कि वो किंग बनना चाहता है. ऑब्वियसली सीधी बात है, एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती. एक जो किंगडम है उसके दो जो है किंग हो नहीं सकते. और अगर देखा जाए किसका जो है उसके ऊपर हक था, हक जो है वो युधिष्ठिर का था. युधिष्ठिर जो हम बात करते हैं यहाँ पे पैट्रिलिनियल सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जा रहा था. पैट्रिलिनियल सिस्टम जो है उसको फॉलो कर रहे थे. पांडु जो है वो किंग था, तो पांडु के बाद में युधिष्ठिर जो है वही किंग बनेगा. लेकिन क्योंकि पांडु किसी काम से जो है वो फॉरेस्ट में चला गया तो उसने एक डेप्यूटी या फिर टेम्परेरी जो किंग है वो अपने ब्रदर को वहाँ पे बनाया था. उसका ब्रदर जो है वो परमानेंट किंग नहीं था. तो ऐसी कंडीशन में जब युधिष्ठिर वापस आया तो किंग उसी का बनना चाहता, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. जब धृतराष्ट्र उनकी बेटों ने तो उनके बीच में काफ़ी लंबी बैटल थी. आप लोग जानते हैं सभी बैटल्स के बारे में डिफरेंट है. इस बैटल की बात होती है यहाँ पे कि ये जो इंसिडेंट है इस इंसिडेंट में क्या चीज़ है, कौरव और पांडवों के बीच में जो ये लड़ाई चल रही होती है इसमें जो कौरव है ये कुरु जो है हमारा हस्तिनापुर वहाँ पे रह रहे होते हैं और पांडव जो है ये इंद्रप्रस्थ में रह रहे होते हैं. पांडव कहाँ पे, इंद्रप्रस्थ नाम से एक नया सिटी जो है ये बसा चुके होते हैं, एक नया शहर जो है ये बसा चुके होते हैं जहाँ पे ये रूल करा होता है युधिष्ठिर रह सकते हैं. इंद्रप्रस्थ जो है ये प्रेजेंट है हमारे दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज को जो है उनको कहा जाता है इंद्रप्रस्थ. तो इस वाले एरिया में युधिष्ठिर जो है वो रूल करा था. एक दिन क्योंकि देखिए जैसा मैंने अभी पहले कहा कि एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो दुर्योधन इनको कभी भी पसंद नहीं करता था. वो कभी भी नहीं चाहता था कि किंग भी बने इवन. तो ऐसी कंडीशन में दुर्योधन जो है वो सबसे बड़े भाई जो युधिष्ठिर है पांडवों के उसको बुलाता है अपने यहाँ पे हस्तिनापुर. किस लिए, एक गेम के लिए. डाइस यानी आपने देखा होगा पासों का गेम होता है, गैम्बल एक तरीके से गुरु जैसा. उसके लिए चौसर के जो खेल है उस चौसर के खेल के लिए जो है बुलाता है उसको युधिष्ठिर. युधिष्ठिर जो है वो खेलने के लिए आता है और आप सभी जानते हैं
दुल्हन है उसकी हेल्प कौन करता है, उसका जो अंकल होता है, मामा जो होता है, मैटरनल अंकल मामा शकुनी को उसकी काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प करता है। तो यहाँ पे जब वो आता है युधिष्ठिर तो वो अपना पैसा, भाई बहन, रथ, हाथी, घोड़े, पूरा राज्य जो है वो हार चुका होता है। इवन खुद को और अपने भाइयों को भी वो दाव पे लगा चुका होता है, वो खुद को भी हार चुका होता है इस बैटल में। लेकिन देखिए क्या चीज़ होती है, ग्रिड, हमारी जो लालच है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जब युधिष्ठिर जो है वो पहली गाड़ी हारा तो युधिष्ठिर अगर उसी वक्त सोच लेता, जब वो पहला जो काम हारा उस वक्त अगर वो सोचता है कि चलो ठीक है यहाँ मुझे एंड कर देना चाहिए तो ठीक रहता। लेकिन समाज जो है कि भाई समाज भी हमारी सोसाइटी में हम जानते हैं अगर कोई पीछे पैर लेना चाहे किसी भी रीज़न से तो उसको कावर्डिस कहते हैं उनकी, भाई तुम तो कायर हो एंड सो ऑन। तो युधिष्ठिर जो है वो वहाँ पे उसने इसी उम्मीद में जो है अगला से अगला दाव खेलता गया कि हो सकता है इस दाव में मैं जो पिछला जितना भी हारा हूँ वो सारा जीत जाऊँ, और इस कोशिश में वो खुद को और अपने भाइयों को भी हार बैठता। और एट द एंड वो जो है क्या है यहाँ पे अपनी वाइफ, जो कॉमन वाइफ होती है पांचों ब्रदर्स की द्रौपदी, उसको भी दाव पे लगा देता है, उसको भी क्या कर देता है, वो दाव पे लगा देता है। और यहाँ पे आप देखिए फोर्स में द्रौपदी जो है वो यही क्वेश्चन करती है युधिष्ठिर से, क्योंकि द्रौपदी जो है उसको दाव पे लगा चुका होता है, नोश कर चुका होता है। तो द्रौपदी जो है वो यही क्वेश्चन करती है यहाँ पे युधिष्ठिर से। द्रौपदी ही सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर वेदर ही हैड नोट हिमसेल्फ बिफोर स्टेपिंग अप टू 100 रुपीज फॉर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। देखिए द्रौपदी जो है वो यहाँ पे युधिष्ठिर से पूछती है कि तुम मुझे हारने से पहले क्या खुद को हार चुके थे। दैट सिंपल सी वर्ड, मेरे जो है मुझे जब तुमने दाव पे लगाया क्या उससे पहले तुम खुद हार चुके थे। अगर तुम खुद हार चुके थे तो देखिए दो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी रेस्पेक्ट जो है वो हमारी होती है। वन दैट इवन इफ युधिष्ठिर हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर दीस 5 वुमेन अंडर हिज कंट्रोल तो ही कुड स्लीप। यानी पहला तो क्या है कि भाई चाहे युधिष्ठिर जो है वो पहले ही अपने आप को हार चुका हो लेकिन फिर भी उसकी वाइफ जो है वो किसके कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में। टॉपिक हमारा क्या है, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी जो जेंडर है जो फीमेल है क्या उसको भी प्रॉपर्टी माना जाता था। तो पहला स्टेटमेंट यही प्रूव कर रहा है कि हस्बैंड जो है उसकी प्रॉपर्टी होती थी, चाहे हस्बैंड हार जाए लेकिन फिर भी वो उसकी प्रॉपर्टी बन रहे। टू दैट अनफ्री मैन एज युधिष्ठिर वाज व्हेन ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ कुड नॉट स्टे इन अनदर। दूसरा देखिए ओपिनियन क्या है कि जब कोई आदमी खुद को हार चुका है, वो खुद किसी और का गुलाम है तो उसका किसी पे अधिकार रहेगा ही नहीं, और जब उसका किसी पे भी अगर राइट नहीं है तो वो कैसे जो है किसी और को दाव लगा सकता है। द मैटर रिमेन अनरिजॉल्व्ड अल्टीमेटली धृतराष्ट्र ऑन द पांडव एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम। ये जो है मैटर ये अल्टीमेट रहता है, अनरिजॉल्व रहता है। लेकिन बाद में फाइनली जब जो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं इस महाभारत के अंदर, जो दरबार होता है जहाँ पे सारा सब कुछ चल रहा होता है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फाइनली धृतराष्ट्र जो है he knows it very clearly कि अगर जो ये ब्रदर्स हैं ये अपनी जो इनके साथ में जो बेइज्जती हुई है उसको भूल सकते हैं, लेकिन जब भीम और अर्जुन जो है क्लेम्स करते हैं बड़े बड़े कि हम जो है इसका बदला लेंगे, क्योंकि द्रौपदी जो है उसके साथ में बहुत इनह्यूमन और बहुत खराब बिहेवियर होता है वहाँ और जो गुरु जो महासभा है उसके अंदर। तो उसके लिए फिर धृतराष्ट्र जो है वो अपने और अपने संत को जो है बचा के रखने के लिए ये पांचों ब्रदर्स और इस द्रौपदी को जो है फ्री कर देता है कि भाई आप लोग जो है फ्री हो, सिर्फ आपकी संपत्ति और धन जो है वो हम रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए इश्यूज ऑफ ऑनरशिप दिस वन आल्सो फिगर इन धर्मशास्त्र। जो इस तरह की इश्यूज हैं, जो स्टोरीज हैं, फोरग्राउंडेड स्टोरीज वो इस तरह की मेंशन है धर्म और धर्मशास्त्र में भी। अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट गोज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स with a special share for the eldest. Women could not claim a share of this resources. देखिए क्या चीज लिखी हुई थी यहाँ पे, क्या चीज लिखी हुई थी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कि मनुस्मृति जो है उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्नल स्टेट यानी जो पैतृक संपत्ति है वो सन्स के बीच में इक्वली जो है डिवाइड होगी, अमंग सन्स इक्वली डिवाइडेड आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स की डेथ के बाद में विद a special share for the eldest। देखो जो सबसे बड़ा भाई होगा उसको थोड़ा जो स्पेशल शेयर मिला क्योंकि उसको आफ्टर द डेथ ऑफ फादर देखिए क्या है इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर जो पैटर्निटी सिस्टम होता है उसमें फादर की डेथ के बाद में जो सबसे एल्डेस्ट सन जो होता है उसको फादर की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी की सारी फुलफिल करनी होती है। तो उसको देखिए दो काम करने हैं, उसको एक तो अपनी खुद की फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, साथ में ही जो फादर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जो है फुलफिल करना है, उसकी खुद की सिस्टर्स के लिए, उसके फादर की सिस्टर्स एंड ऑल दैट जो उसकी सोशल स्ट्रक्चर है उन सबके लिए। तो इसलिए जो सबसे बड़ा भाई है उसको थोड़ा जो है एक्स्ट्रा शेयर मिलता था ताकि वो बाकी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल कर सके। आज women are allowed to redeem the gift they receive on the occasion of their marriage। जो वुमेन है देखिए इन रिसोर्सेज की कोई क्लेम नहीं कर सकती, वुमेन जो है
उनका अपने फादर की प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकार नहीं होता था। सिंपलर सी वर्ड से समझिए। लेकिन however women were allowed to retain the gift they receive on the occasion of their marriage। स्त्री धन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बनते हैं सीधे यहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय स्त्री धन? स्त्री धन से क्या मतलब है? तो स्त्री धन का मीनिंग होता है वुमेन जो है, जो महिला जो है, उस महिला को उसके फादर जो है शादी के टाइम पे जो वेल्थ देते हैं, वो वेल्थ जो है हमारी होती है स्त्री धन। देखिए स्त्री धन जो है ये वुमेन्स की अपनी वेल्थ होती है। शादी के टाइम में उसके जो फादर वाले उसको जो भी गिफ्ट देते हैं, वो सारे गिफ्ट और ऑर्नामेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्त्री धन होते हैं। दिस वुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम। और ये जो स्त्री धन है, देखिए इसके ऊपर किसका क्लेम होगा? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हु हैज द क्लेम ऑन स्त्री धन। स्त्री धन जो है उसके ऊपर किसका क्लेम होगा? दिस वुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। उसके जो बच्चे हैं सिर्फ उसका हक होगा, ना कि उसके हस्बैंड का। उसका हस्बैंड जो है वो उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता है। एट द सेम टाइम द मनुस्मृति बॉर्न वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। लेकिन साथ ही साथ में देखिए कि मनुस्मृति वो ये भी कहती है कि महिला जो है उसको अपने पति की जानकारी के बिना जो है किसी भी चीज़ को अपने पास में नहीं रखना चाहिए। सारे वैल्यूएबल जो है वो अपने पति की परमिशन से उसे अपने पास रखना चाहिए। यू हैव रीड अबाउट अर्ली वुमेन सच एज द क्वीन प्रभावती को दिखाया हुआ कम्युनिटी evidence was epigraphic texts suggest that while upper class women may have had access to the resources। देखिए क्या चीज़ है, हमने प्रभावती ग्रुप के बारे में पढ़ा पिछले क्लास में चैप्टर में, इसमें हमने बात की कि वो जो है किस तरीके से लैंड ग्रांट्स जमीन जो है वो दान देती है। तो कैसे जो है जमीन दान दे रही है प्रभावती ग्रुप को? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कि जो वुमेन है उसका कोई क्लेम नहीं होता है अपने ना तो फादर की प्रॉपर्टी पे और ना ही उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। तो उसने कैसे जमीन दान दी? तो यहाँ पे ये है कि हो सकता है जो अपर कास्ट में जो वुमेन थे उनके जो है अधिकार हों और वो जो है इन चीज़ों को दान दे सकती हैं। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अपना थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, वो जो है आगे दान दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट रिसोर्स की हम बात करें, हाउ टू मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ, यानी महिला और पुरुष जो है वो कैसे वेल्थ जो है उनके पास में कैसे एक्वायर हो सकते हैं। फॉर मैन मनुस्मृति डिक्लेयर्ड देयर आर 7 means of acquiring wealth: inheritance, finding, purchase, conquest, investment and acceptance of gifts from the Lord। देखिए 7 तरीके बताए गए हैं जिससे कि कोई भी मैन जो है वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। इसके अंदर इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कितने टोटल जो है यहाँ पे तरीके जिससे कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। टोटल 7 जो है इस तरीके के तरीके हैं। वो 7 तरीके कौन से हैं? देखिए इनहेरिटेंस फर्स्ट है। इनहेरिटेंस यानी अपने फादर जो है उससे उसको जो है इनहेरिट होगी प्रॉपर्टी, फादर जो है उससे इनहेरिट होगी। सेकंड फाइंडिंग, भाई कहीं पे कुछ जो है धन आप देखते हैं कि भाई हम जमीन को पूरा खूबी खजाना मिल गया, ऐसा भी तरीका है, ये भी आप जो है फाइंडिंग। परचेज, अगर आप जो है अच्छा आपके पास में इनकम का सोर्स है तो आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट आप जीत सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वर्क काम के थ्रू एंड कंपटीशन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द और साथ में कोई अच्छे लोग जो हैं वो आपको दान दक्षिणा दे तो इनके थ्रू जो है आप प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वुमेन के लिए जो है 6 तरीके बताए गए हैं वेल्थ को एक्वायर करने के। देयर आर 6 मीन्स फॉर वुमेन टू एक्वायरिंग द वेल्थ। मनुस्मृति में 6 तरीके बताए, लेकिन मेंस के लिए 7 है, वुमेन्स के लिए 6 है। देखिए क्या है, व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर और द ब्राइडल प्रोसेशन, यानी पहला जो है तरीका वो क्या है कि जो शादी के टाइम में जो यज्ञ हो रहा है, जो हवन होता है, बेटी के सामने बैठ के जैसे अग्नि के सामने वो फेरे लेते हैं, उस अग्नि के सामने जो गिफ्ट मिलते हैं उसको जो उसका जो है वो एज ए टोकन ऑफ अफेक्शन एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर मदर और फादर। उसके अलावा उसको जो अपने ब्रदर फादर मदर से जो मिलता है वो शी कुड आल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट एंड व्हाटएवर हर अफेक्शन हस्बैंड माइंड। उसके अलावा और भी उसको देखिए सीधी सी बात है ना, इनहेरिटेंस पर यूज बाय ना फाइंडिंग ना परचेज ना कॉन्क्वेस्ट ना इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। ये जो महिला जो है उसके जो छह तरीके हैं उसमें सिर्फ गिफ्ट जो है उसकी बात होगी जिसके थ्रू जो है वो अपना एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ड एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी जो वर्ड है उसके हिसाब से कैसे जो है प्रॉपर्टी पर एक्सेस करते हैं। 4 वर्ण है सोसाइटी, उसके अंदर डिवाइड थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जो चारों वर्ण हैं इनका किस तरीके से एक्सेस था प्रॉपर्टी पे तो बात करते हैं हम। देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरियन फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ड।
देखिए अपार्ट फ्रॉम जेंडर, जेंडर का हमने देख लिया कि जो वुमेन है उनका कोई क्लेम नहीं है अपने पैटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर। पैटर्नल जो रिसोर्सेज है, पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वुमेन का जो है कहीं कोई अधिकार नहीं है। उसी तरीके से जो वर्ड है वो सेकंड क्राइटेरिया था जिसकी मदद से जो है आप प्रॉपर्टी जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो वर्ड एंड एक्सेस प्रॉपर्टी में देखते हैं, देखिए एज वी सो अर्लियर द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब फॉर शूद्र को सर्विट्यूड, जो शूद्र है इनके लिए जो ऑक्यूपेशन जो प्रिस्क्राइब है वो क्या है, सर्विट्यूड, यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उनकी सेवा करना चाहिए इनके लिए बताया गया है। If these provisions were actually implemented, the various men would have been Brahman and the Kshatriya. अगर ये प्रोविजन है जो वर्ड जो ऑक्यूपेशन से जो वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्टेड है सारे मैन और वुमेन के लिए, अगर तीनों वर्ड के लिए तो उसको हम देखें तो सबसे पहले कौन होंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये सबसे पहले मैन होंगे। That does correspond to some extent to social hierarchies evident from descriptions of Christian kings in other exceptions. Kings are almost invariably depicted as wealthy, priests are also generally shown to be rich, though they are opposite the direction of the poor. देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से ब्राह्मण और क्षत्रिय को टॉप करना चाहिए था। कई सारे जो है कि उनके बारे में मेंशन होता है, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू किसी बारे में, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे गरीब ब्राह्मणों का भी मेंशन था। कि ऐसा क्यों हुआ कि ब्राह्मण जो है वो गरीबी जैसे सोशल हायरार्की में सबसे टॉप में थे? इसके पीछे के कारणों की हम बात करें तो एट अनदर लेवल जैसे ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी वाज कोडिफाइड इन द धर्मशास्त्र, अदर ट्रेडिशन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड ऑर्डर है उसके और भी कई सारे हैं अंदर जो है यहाँ पे एक्टिविटीज थे। सम ऑफ द बेस्ट वन वाज दीस वर डेवलप्ड विद इन अर्ली 6th century onwards. The Buddhists promised that there were differences in society but did not regard these as natural or inherent. They also rejected the idea of putting status on the basis of birth. देखिए क्या चीज है, सिंपलर वर्ड में बात करेंगे हम, बिल्कुल देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सेस टू प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द वर्ण, वर्ण जो है उसके बेस पे प्रॉपर्टी पे एक्सेस की बात कर रहे हैं हम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है पूरी तरीके से सिस्टम था इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए मल्टीपल ऑक्यूपेशन जो है वो मेंशन थे, और वहीं शूद्र जो है उनके लिए सिर्फ एक ऑक्यूपेशन मेंशन था, वो था सर्विट्यूड, यानी इन तीनों वर्णों की सेवा करना, सर्व करना इनको। इसके हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है उनका सबसे वेल्दी होना बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। कई सारे वेल्दी किंग्स की बात होती है, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे पुअर जो ब्राह्मण है उनका भी मेंशन होता है कई सारे डेपिक्शंस के अंदर, पुअर ब्राह्मण जो है वो भी डेपिक्ट होता है। ऐसे ही ब्राह्मणिकल जो व्यू है सोसाइटी का उसको कॉडिफाइड किया गया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में, जिसमें वर्ण ऑर्डर जो है उसके आसपास जो है कई सारे ट्रेडिशन जो है वो डेवलप हुए। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, बुद्धिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे डिफरेंसेस को सोसाइटी के अंदर, वो नेचुरल या इनफ्लेक्सिबल जो है नहीं मानते थे, उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था ये आइडिया का। They also rejected the idea of claiming status on the basis of birth. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध जो है उन्होंने जो क्लेम है कि आइडिया जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर बर्थ के बेसिस पे जो क्लेम है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि बर्थ यानी जो शूद्र में जन्म ले रहा है या ब्राह्मण में जन्म ले रहा है उससे उसका जो है क्लेम नहीं डिसाइड हुआ है। आगे देखिए हम द वैल्यू शूद्र, देखिए हम जो बात कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू देखा जाए सिस्टम तो सबसे वेल्दी कौन होनी चाहिए थे, ब्राह्मण और शूद्र, सॉरी ब्राह्मण और वैश्य, लेकिन वेल्दी कौन है यहाँ पे देखिए वेल्दी शूद्र की बात हो रही है। स्टोरी बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ पाली नॉन एज द मजदर की पाली इज पार्ट ऑफ अ डायलॉग फैक्टरिंग द नेम मल्टीपुल एंड द डिसाइपल ऑफ द बुद्ध नेम कंचना व्हाइल इट मे नॉट लिटरली पुट इट रिलेट्स बुद्धिस्ट एटीट्यूड्स टुवर्ड वन। ये जो है एक छोटा सा पार्ट है स्टोरी का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर लिखी है पाली लैंग्वेज में मस्जिद दिखाई गई है। इसके अंदर देखिए क्या है अवंतिपुत्र, उसके अवंतिपुत्र और जो बुद्ध है डिसाइपल है बुद्ध का जो शिष्य है कंचना, उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो मेंशन इसमें देखिए क्या है। अवंतिपुत्र आस्क्ड कंचन व्हाट ही थॉट अबाउट ब्राह्मण हु हैड दे वर द बेस्ट कास्ट इन दैट ऑल अदर कास्ट वर लो। देखिए अवंतिपुत्र क्या कहता है कि भाई वो क्या सोचता है कंचना ब्राह्मणों के बारे में, जो ये कहते हैं कि भाई वो जो है सबसे बेस्ट है बाकी जितने भी कास्ट में, और बाकी जितने भी लोग हैं वो उनसे लो हैं। ब्राह्मण जो है वो फेयर कास्ट है, बाकी सब जो है वो डार्क है। दैट ओनली ब्राह्मण वर प्योर नॉट नॉन ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण जो है वो पवित्र है बाकी नहीं है। दैट ब्राह्मण वर सन्स ऑफ ब्रह्मा बॉर्न ऑफ हिज माउथ बॉर्न ऑफ ब्रह्मा फॉर्म बाय ब्रह्मा हेड्स ऑफ ब्रह्मा, भाई ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के सन है, उससे बने हैं, उससे निकले हैं। तो कंचना रिप्लाई करता है व्हाट इफ शूद्र वर वैल्यू गुड अनदर शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य स्पीक पोलाइटली। कंचना कहता है कि क्या कोई शूद्र जो है वो अमीर होगा
अगर मैं किसी शूद्र के पास में पैसा होगा तो क्या दूसरे शूद्र क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य जो है उससे पोलाइटली बात करेंगे क्या? Avanti could reply that if a shudra had wealth of corn or gold or silver, he could have his obedient servant together another shudra to be greater earlier than he to get to rest there. देखिए क्या कहता है अवंति पुत्र यहाँ पे कि वे अगर किसी शूद्र के पास में wealth की होगी तो वो अपना obedient जो है वो भी किसी दूसरे शूद्र को बना पाएगा जो जिसको उससे पहले उठना होगा उसमें जो है सारे कामकाज को करना होगा. To carry out this order to speak politely or to even have a kshatriya or a brahmana or a vaishya as his obedient servant. अगर उसके पास पैसा हो तो इनमें से भी किसी को जो है सकता है. Vijna asked these things who are not this four point exactly the same. अवंति would consider that there was no difference among the one of this one. जो अवंति पुत्र वो समझ जाता है कि भैया जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है बिना पैसे के यहाँ कोई मतलब नहीं है. दूसरी बात करते हैं हम. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ. जो एक दूसरा सोशल सिनेरियो वो क्या है? वेल्थ को शेयर करना. So far we have been examining situations where people either claim or were assigned status on the basis of their work. अभी तक हमने देखिए जो है एग्जामिन किया उन सिचुएशंस को जिनके अंदर जो मैन है वो स्टेटस उनका जो है उनकी वेल्थ के बेसिस पे जो है या उन्होंने जो है क्लेम किया है उसके बेसिस पे हमने उनकी एग्जामिन की सिचुएशन को. However, there were other possibilities as well. Situations where men who were generous were respected. कुछ ऐसी सिचुएशंस या पॉसिबिलिटीज भी जहाँ पे जो अच्छे व्यक्ति थे जो जेनरस व्यक्ति थे उनको जो है रेस्पेक्ट किया गया. while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were dispatched. वहीं ऐसे जिन्होंने जो है पैसा सिर्फ पैसा ही कमाया हो चाहे किसी भी तरीके से उनको जो है ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दी गई है. One area where these values were cherished was ancient Tamilkam, where we saw earlier there were several chiefdoms around 2000 years ago. Among other things, the chiefs were patron of bard and poet who sang their praise. देखिए ऐसा ही यहाँ पे आता है हमारे सामने इवेंट तमिलकम. तमिलकम जो है ये साउथ का वो रीजन है. अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड जो चिफ्टम्स उनकी कहानियाँ लिखी हुई है इसके अंदर तमिल लिटरेचर है जिसके अंदर उसमें बताया हुआ है कि जो उस वक्त के जो चीफ हुआ करते थे वहाँ के जो बार्ड्स है पोइट्स हैं जो कवि होते थे जो गीत गाने वाले संत होते थे उनको जो है बहुत पसंद करते थे. पोएम्स इंक्लूडेड इन द तमिल सिंगम एंथोलॉजीज often illuminate social and economic relationships that while there were differences between each and those who control resources were also expected to share. बिल्कुल लिखा हुआ है वहाँ पे कि जिसके पास में रिसोर्सेज थे उसको उनको जो है शेयर करना था. यहाँ पे देखिए पुअर जनरस चीफ के बारे में है. चीफ एंड दिस फॉलो पर स्टोर स्क्रिप्चर अमरावती आंध्र प्रदेश में देखेंगे. पहले स्टोर को देखिए क्या है. In this composition from the Puranuru, one of the anthology poem of the Tamil Sangam literature, a bard described his patron to another poet. देखिए ये जो है पुराणुरु जो कि एक एंथोलॉजिकल पोइम है तमिल संगम लिटरेचर से जो तमिल जो है 2nd सेंचुरी के आसपास जो है लिखी गया जो तमिल लिटरेचर है उसके अंदर का जो है ये कंपोजिशन है जिसके अंदर एक जो बार्ड है यानी एक जो गाना गाने वाला या जो भक्ति करने वाला संत है वो अपने साथी को जो है बताता है अपने पैट्रोन के बारे में उसके संरक्षक के बारे में. He doesn't have the wealth to lavish on others every day. भाई वो कहता है कि मेरा जो पैटर्न है उसके पास में इतना कोई पैसा नहीं है कि भाई वो लेविश लाइफ में जीवे. Nor does he have the pettiness to say that he has nothing and sorry. ना ही वो इतना गरीब है कि वो किसी को जरूरत है उसको मना करते यानी उसके पास में पैसा ना तो लेविश लाइफ जीने के लिए बिना मतलब का जो है शानो शौकत रईसाई जो है वो नहीं दिखाता और ना ही वो इतना गरीब है कि भाई उसके गेट पे आने वाले को भूखा लौटा दिया खाली हाथ लौटा दी. He lives in Irantai and is generous is an enemy to the hunger of bard. वो जो है इरंतई मकान में रहता है बहुत जनरस से उधार है और जो बाढ़ से हमारे जैसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं उनकी भूख का जो है दुश्मन इनको कभी भी भूखा नहीं रहने देता. इफ यू विश टू क्योर योर पॉवर्टी कम अलोंग विद मी बार्ड हू लिव्स आर सो इजीली. अगर तुम जो है अपनी पॉवर्टी से जो है इसका इलाज चाहते हो तो मेरे साथ में चलो. If we request him showing him or leave him with hunger, he will go to the blacksmith of his village and will say to that man of powerful hand, set me a long spear for war, but that was the statement. देखिए सिंपल सी बात एक जनरल जो है चीफ के बारे में बता रहा है एक बार्ड के उसका जो चीफ है वो कितना उदार है कि कभी किसी को भूखा नहीं रहने देता और अगर हमें अपनी गरीबी का इलाज करना उसको हमारी कंडीशन देंगे तो हमारे लोगों से लड़ने बैठने चला जाएगा. इतना जो है बहुत ज़्यादा उदार है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखिए एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जो सोशल डिफरेंसेस है सोसाइटी में उनके बारे में हम बात करेंगे. द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट. जो बुद्धिस्ट है
उन्होंने एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी डेवलप की थी सोशल इनइक्वालिटीज़ की और उसको रेगुलेट करने वाली सोशल कॉन्फ्लिक्ट की. In a myth found in a text known as the Shrupitak, they suggested that originally human beings did not have fully evolved bodily forms, nor was the world of plant fully developed. All beings live in an idyllic state of peace, taking from nature only what they needed for each. देखिए श्रुपिटक जो कि एक बुक है जिसके अंदर गौतम बुद्ध जो है उनकी कुछ टीचिंग्स के बारे में लिखा हुआ है. श्रुपिटक जो त्रिपिटक का पार्ट है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग है ये पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुए थे बॉडी फॉर्म जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न ह्यूमन के, ऐसे नहीं थे. ना ही प्लांट्स, इंसान जो है वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के जितना जो है वो इनसे पौधों से जो नेचर है उससे ले रहा था. However, there was a gradual deterioration of this state as human beings became increasingly greedy, vindictive and dictatorial. वो ये कहता है कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रेडी होता गया, विंडिक्टिव होता गया, धीरे धीरे जो है ये जितना भी स्टेट है उसके अंदर डेटोरेशन होता गया, खराबी आती है. This led to them wonder what it was to select a certain being who should be when indigeneity is right, who should censor that which should rightly be censored and who should banish to deserve to be banished. He being in return a proportion of the rights chosen by the whole people, he will be known as Mahatma the Great Elect. महात्मा क्या चीज कह रहा है हम बात करेंगे. बौद्ध धर्म जो है उसका जो एक बौद्ध धर्म का उसके अंदर लिखा हुआ है कि शुरुआत में जो ह्यूमंस हैं वो जिस तरीके से हम आइडियलिक आज देखते हैं फुली बॉडी फॉर्म में डेवलप ऐसे नहीं थे, बहुत सिंपल पढ़ रहे थे तो जितना उन्हें जरूरत था उतना लिखा. लेकिन धीरे धीरे जो है ये कैरेक्टर जो है ग्रीडी होता गया, क्रिएटिव होता गया, एक्टिव होता गया. तो इसकी वजह से जो है उसने जो नेचर है वो नेचर को काम करना शुरू किया. जब भी इसका राइट होगा, जब भी इसका जो नतीजा है तो इसको जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसको जो है इसके लिए बैनिश किया जाएगा. This resulted in the introduction of kingship was based on human choice with access as a form of payment for services rendered by the. ये चीज सजेस्ट करता है कि क्योंकि इन्होंने जो है अपने सारे कांडों के लिए किंग जो है उसको जिम्मेदार बना दिया कि ये हमारी जो जितनी भी जरूरत है उनकी पूर्ति काम करेगा. तो उसके लिए उन्होंने जो किंग है उसको टैक्स देने की बात की और यहाँ से जो किंगशिप और उन्होंने टैक्स जो है अपने पेमेंट जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में लेना शुरू किया. एट द सेम टाइम enabling recognition of human agency in creating and recognition economic and social relation. There are other implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in the future. देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी बोली गई है इसके अंदर कि अगर ह्यूमन बींग्स जो है अगर हमने ये सिस्टम जो है ये शुरू किया है वर्ल्ड सिस्टम या फिर ये इकोनॉमिकल सोशल स्ट्रक्चर, तो हम फ्यूचर में इसको चेंज भी कर सकते हैं. So for today it's enough. We will discuss the remaining topic of this chapter in next video. Till then, have a nice day.